स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम आपको सुनाएंगे 5 ऐसी खौफनाक कहानियां जो आपके होश उड़ा देंगी। हर कहानी में कुछ ऐसा राज है जो शायद ही आप कभी जान पाओ। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास की साधारण सी दुनिया में क्या भूतिया घटनाएं छिपी हो सकती हैं? तो चलिए जानते हैं इन कहानियों के बारे में जो आपको डर के साए में डाल देंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चों की खिलौने भी खौफनाक हो सकते हैं? और क्या होगा अगर ये खिलौने खुद किसी खौफनाक रहस्य से जुड़े हों? आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो हर किसी के दिल में डर पैदा कर देगी। यह कहानी है श्रापित गुड़िया की, जिसे लेकर कई अजीब घटनाएं घटी। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस खौफनाक कहानी को सुनने के लिए? क्योंकि इस बार जो आप जानने जा रहे हैं वह आपके दिल की धड़कन बढ़ा देगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं श्रापित गुड़िया की कहानी। सिद्ध की हवेली क्षेत्र। 4 बच्चे गेंद खेल रहे थे। शाम का समय था। बच्चे अपने अपने स्कूल से पढ़कर आए थे और जो मिला झटपट खा पी कर निकल पड़े थे। एक कपड़े धोने की कूटनी और नई नकोर गेंद जो आज उन चारों में से संतोष नामक बच्चा लाया था। बाकी के 3 शुभम, केतन और कुत्तू थे। आज जी भरकर क्रिकेट खेलेंगे। संतोष की गेंद बहुत ही सुंदर है। हिप हिप हुर्रे, छक्के चौके लगने लगे थे। जैसे ही छक्का लगता वे खुशी से उछल पड़ते थे। फिर उनमें से फील्डिंग कर रहे बच्चे को गेंद लानी पड़ती। अब की बार गेंद गई तो केतन की बारी थी गेंद लाने की। वह भागता हुआ गया और चारों ओर गेंद ढूंढने लगा, पर गेंद कहीं मिल न रही थी। थोड़ा आगे जाने पर झाड़ियां शुरू हो जाती थीं। वहां झाड़ियों में चली गई होगी तो मुश्किल है यार, अब मिलनी मुश्किल है। केतन हाथ का इशारा कर रहा था। नहीं यार, मैंने पूरे 10 रुपए के लिए अपनी जेब खर्च में से बचाकर खरीदी थी, संतोष बोला। छोटे से बच्चे की मायूसी इस दर्द को बयान कर रही थी, जो अपना जेब खर्च भी नहीं खर्च कर पाया था और गेंद भी गुम हो गई। अब क्या करें, चलो सब मिलकर खोजेंगे। हाँ चलो। कितनी सुंदर थी ना। नारंगी गेंद पर सुनहरी धारियां बनी थीं। खोजते खोजते बहुत देर हो गई। हार कर अंत में उन्हें झाड़ियों की ओर ही जाना पड़ा। इतनी सुंदर, नई और प्रिय गेंद वे छोड़ नहीं सकते थे। संतोष की गेंद थी, अतएव खोने का गम उसे ज्यादा था। वह सबसे पहले एक मोटी सी टहनी उठाकर आगे आगे चला। शाम भी ढलने लगी थी। कुत्तू थोड़ा डरपोक था। उसने पीछे चलते हुए धीरे से कहा, यदि न मिली तो? और रात भी तो हो रही है, देखो अंधेरा हो जाएगा जल्दी ही। यहां तो सांप बिच्छू भी हो सकते हैं। हो जाने दो, हम भी तो खेल रहे थे। हमें गेंद संतोष को ढूंढ कर देनी ही पड़ेगी। क्या तुम डरपोक हो? अपने ऊपर डरपोक का बिल्ला लगते देखकर वह तिड़क चला। जब तुम लोग नहीं हो तो मैं क्यों होऊंगा? मैं तो बिल्कुल भी डरपोक नहीं हूं। फिर वे आगे बढ़ते गए, मोटे डंडे से झाड़ियों को टटोलते और रास्ता बनाते हुए। अरे मुझे दिखी, देखो तो वह है। हाँ, लग तो रही है। केतन भी खुश हो गया। फिर वे दौड़ते हुए पहुंचे तो नारंगी गेंद पड़ी थी। उस पर वही सुनहरी धारियां थीं। संतोष ने आगे दौड़कर उसे उठा लिया, परंतु उसने एक और चीज भी उठाई थी। वह थी एक प्यारी सी गुड़िया। उसने चमकदार नीला जीन्स पैंट और नारंगी टी-शर्ट पहना हुआ था, मगर उसके बाल तो उसके बिखरे हुए अजीब से हो रहे थे और उसकी आंखें तो बिल्कुल सजीव सी थीं। देखने से ऐसा लगता था जैसे किसी पागल की आंखें हों। जब किसी पर पागलपन सवार हो जाता है तब उसकी आंखें और देखने का ढंग अजीब सा हो जाता है, बस वैसी ही। फिर क्या था, संतोष के साथ बाकी सब भी खुश होकर उसका निरीक्षण सा करने लगे। बहुत अच्छी है, पता नहीं किसने फेंक दिया इसे, मैं रखूंगा, संतोष ने कहा। केतन भी उसे ललचाई नजरों से देख रहा था, मगर वह तो संतोष के हाथ पड़ गई थी। फिर भी उसने क्षीण से स्वरों में अपनी इच्छा बताई। हम सब साथ आए ना, तो थोड़े थोड़े दिन सबको मिलना चाहिए, है कि नहीं? मिलेगी कि नहीं? संतोष बोला। तुम लोगों के तो भाई हैं ना छोटे, और मेरी बहन। लड़कियां गुड़ियों से ज्यादा खेलती हैं, इसलिए तुम मेरे घर ही आकर खेल लिया करना। मैं इसे अपनी बहन को दूंगा, संतोष ने निर्णय सुना दिया। केतन होंठ बढ़ाकर और कंधे उचकाकर अपनी प्रतिवाद सा जताया, फिर मान गया। ठीक है, उसने कहा। अब गुड़िया पकड़ने की बारी आई तो कुत्तू बोला, लाओ मैं पकड़ता हूं। संतोष ने कहा, ले ये गेंद पकड़। गुड़िया तो मैं पकड़ूंगा। कुत्तू ने भी कंधे उचका दिए, जैसी तेरी मर्जी। फिर वे गेंद और गुड़िया दोनों को पकड़े लौट आए। गुड़िया ले जाकर संतोष ने अपनी बहन श्रेया को दे दी। उसे वह बहुत ही पसंद आई। वह एक कोने में बैठकर उससे बातें करने लगी। 1 आध घंटे में भोजन का समय हुआ तो श्रेया को भी बुलाया मां ने, पर वह गुड़िया से ऐसे बातें कर रही थी जैसे वह सचमुच उसके सामने हो और बातें कर रही हो। हार कर मां ने उसे वहीं थाली दे दी और बड़बड़ाने लगी। ये भी 5 की हुई और संतोष भी 7.5 का, लेकिन मेरी मशक्कत कम नहीं हुई। अभी भी इन दोनों को भोजन कराना मेरे लिए परेशानी का सबब बन गया है। कोई चाहता ही नहीं खाना खाना। तभी श्रेया ने और खाना मांगा। मां हैरान रह गई। तुझे और चाहिए? हाँ मां, चाहिए। अच्छा देती हूँ।
आश्चर्य करते हुए माँ ने और दे दिया और सिर पर हाथ फेरकर मुस्कुराई। खा ले, मेरी बेटी को शायद आज ज्यादा भूख लगाई होगी। पर श्रेया ने एक बार और मांगा तो माँ हैरान थी। अपने लिए बचाकर रखा था कि थोड़ा सुस्ता कर खाएंगी, वह भी दे दिया। न जाने श्रेया ने कैसे खा लिया। खाना खाकर श्रेया अपनी गुड़िया के साथ बिस्तर पर चली गई। संतोष उसे अब भी बातें करता देख प्रसन्न हुआ। चलो, अच्छा रहा उसे यह गुड़िया मिल गई। देखो कितनी प्रसन्न है श्रेया। आज तो उससे न लिपटी झपटी, न लड़ी, न मान मनोबल, न ठुनकी कि भैया इतनी देर से क्यों आए खेलकर। बेचारी छुटंकी, मैं तो दोस्तों के साथ खेल आता हूं, यह तो घर में ही गुड़िया गुड्डा खेलती रहती है। श्रेया देर रात तक उस गुड़िया से न जाने क्या बातें करती रही, फिर सो गई। सुबह संतोष की नींद एक चीख से खुली। क्या हुआ माँ? पिता के न होने से वह कई बार अपने आप को बड़ा सा अनुभव करता था। पिता की पोस्टिंग शहर में थी, माँ यहाँ शिक्षिका थीं, अतः वह सब यहीं रहते थे। वह दौड़ा दौड़ा गया तो देखा कि श्रेया के बिस्तर पर लाल लाल खून पड़ा था। यह क्या है? उसके मुंह से निकला वही तो। माँ की आंखें घबराहट से उबल पड़ी। यह खून कहाँ से आया? हो सकता है माँ ये रंग हो। रंग कहाँ से आया? और श्रेया तो सो चुकी थी। वह भी परेशान सा देखने लगा। क्या करे, इतना बड़ा तो था नहीं कि कुछ बता सके। देखो बेटा, ये कैसे थक्के से बने हैं, चिपक भी रहा है। पक्का खून ही है, ये है भगवान, मैं क्या करूं। गुड़िया भी श्रेया के साथ ही सो रही थी। माँ ने उसे उठाकर कुर्सी पर रख दिया और श्रेया को जगाने लगी। आंसू भरी आंखों से बिटिया को लाड़ करने लगी। जब श्रेया उठी तो उसका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था और वह हल्की सी थकी लग रही थी। लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को देखा, वह हंसने लगी और पलंग से उतरकर उसे उठा लिया। गुड़िया को शायद खून की उलटी हुई है। माँ ने फोन पर गुड़िया के पापा को बाहर जाकर बताया ताकि बच्चे न सुने, लेकिन उन्हें इस समय छुट्टी नहीं मिल रही थी। उन्होंने पत्नी को तसल्ली दी और अस्पताल ले जाने को कहा। अस्पताल जाते समय भी श्रेया के हाथ में गुड़िया थी। माँ ने झुंझलाते हुए श्रेया के हाथ से गुड़िया लेकर बरामदे में कुर्सी पर पटक दिया। डॉक्टर ने कुछ जांचें कराने के लिए कहा, जिनमें 2-3 घंटे लग गए। श्रेया की माँ थक कर चूर हो गई। उन्होंने बेटी को गोद में उठाकर रखा क्योंकि वह बार बार मम्मा मम्मा कह रही थी। जूस पिया और रिपोर्ट चेक कराई। दवाई लेकर वे घर लौट आई। संतोष घर पर था। माँ ने उस दिन छुट्टी ले रखी थी। लंच में देरी हो गई थी। खा पीकर सब सो गए। जब संतोष उठा तो उसने देखा कि श्रेया गुड़िया को दोनों हाथों में दबोचे पड़ी है। वह नींद में बड़बड़ा रही थी। गुड़िया, मेरे साथ खेलो ना, ये क्या कर रही हो? गुड़िया उसकी गर्दन के पास सटी हुई थी। उसने माँ को पुकारते हुए पूछा, माँ, क्या आपने इस गुड़िया को बिस्तर पर लाकर रखा था? यह तो बरामदे में पड़ी थी ना। नहीं, मैंने तो नहीं रखा, शायद इसे श्रेया ही बरामदे से ले आई हो, माँ ने कहा। माँ ने श्रेया को उठाया तो उसकी गर्दन में 2 मच्छरों के काटने जैसे लाल निशान थे। माँ ने उसे सहलाया और प्यार करते हुए कहा, बेटिया, लगता है मच्छर काट गए, लाओ डेटोल लगा देती हूँ। जहर नहीं चढ़ेगा वरना सूज जाएगा। लेकिन तभी उन्हें लगा कि गुड़िया अपने होंठ चाट रही थी। ये देखकर माँ बुरी तरह सिहर गई। ये कहाँ से आई? मुझे पड़ी मिली थी जब मैं गेंद ढूंढने गया था, संतोष ने जवाब दिया। तुम गेंद ढूंढने कहाँ गए थे? सिद्ध की हवेली के आगे, जहां श्मशान शुरू होता है, माँ ने नाराज होते हुए कहा। तुम्हें कितनी बार कहा है, ऐसी चीजें रास्ते से मत उठाया करो। जा, इसे फेंका कहाँ? माख, जहां कोई ना हो। संतोष ने गुड़िया उठाई और वहीं फेंक आया जहां से लाया था। लौटकर वह बहन के साथ खेलने लगा। माँ ने श्रेया को दवाई दी, खाना खिलाया और काम निपटाने लगी। थकान की वजह से वह टीवी देखते देखते झपक गई। रात करीब 12 बजे उन्हें चप चप की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बिल्ली दूध पी रही हो। वह धीरे धीरे आवाज की दिशा में गई। देखा कि श्रेया के कंधे से लगी गुड़िया पड़ी थी। माँ ने झटके से उसे उठाया और छत के पीछे की गली में फेंकने चल पड़ी। लेकिन जब वह सबसे ऊपरी सीढ़ी पर पहुंची तो उनका पैर फिसल गया, जैसे किसी ने जोर से धक्का दिया हो। वह संभल नहीं पाई और सीढ़ियों से लुढ़क गई। उनका सिर फट गया और खून बहने लगा। उसी खून को पागल सी आंखों वाली गुड़िया ने चप चप करके पीना शुरू कर दिया। अगले दिन पड़ोसियों ने बच्चों के पिता को खबर दी। जब पुलिस पहुंची तो माँ और बच्चों के शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं थी। माँ के हाथों से लिखी खून की एक पंक्ति ही सबूत थी। खून पीने वाली गुड़िया श्रापित है। बच्चों के पिता इस हादसे से विक्षिप्त हो गए। उनका पूरा परिवार खत्म हो गया था, लेकिन वह गुड़िया कहीं नहीं मिली। क्या आपने कभी सुनी है उन घरों के बारे में जिनमें हर रात डरावनी आवाजें गूंजती हैं, जहां अंधेरे में कुछ अनदेखा सा मौजूद होता है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है एक ऐसे हांटेड हाउस की जहां हर दीवार में एक भूतिया कहानी बसी है। यह घर पहले किसी के लिए एक प्यारा आशियाना था,
लेकिन अब यह एक शापित जगह बन चुका है जहां हर रात रहस्यमय घटनाएं घटती हैं। इस घर में कुछ ऐसा है जिसे कोई भी समझ नहीं पाया। क्या यह घर सच में प्रेतों से भरा है? जब एक परिवार ने इस घर में रहने का निर्णय लिया तो वे नहीं जानते थे कि उन्हें क्या खौफनाक सच्चाई का सामना करना होगा। अंधेरे में अनजानी आवाजें, अचानक झपकते हुए दरवाजे और कुछ ऐसे खौफनाक साए जो हर वक्त उनका पीछा करते थे। क्या सच में यह घर किसी प्रेतात्मा के वास से भरा है, या फिर इसके अतीत में कोई ऐसा राज छुपा है जिसे जानने के बाद आपकी धड़कन तेज हो जाएगी? तो दोस्तों, अगर आप हिम्मत रखते हैं तो हमारे साथ इस हांटेड हाउस की यात्रा पर चलिए, क्योंकि जो कुछ भी आप यहां देखेंगे वह आपके दिलों को दहला देगा। करीब 4 बरस पुरानी बात है। इतने दिनों बाद आज पुनः वे चारों घूमते फिरते उसी इलाके में आ पहुंचे। उनमें से 2 पहले आ चुके थे, 2 पहली बार आ रहे थे। यार क्या जगह है, बहुत अच्छा किया जो आप मुझे इधर लाए। उन चारों में एक ने कहा। कमल और दीपक मेहता के मित्र थे। मेहता और सबसे पुराने उनके बॉस और पक्के मित्र मेहरोत्रा, ये चारों एक बांध घूमने और नीचे बने प्रोजेक्ट ऑफिस के ऑडिट, पुनर्निर्माण, देखरेख के उद्देश्य से भेजे गए थे। चारों ओर भरपूर प्राकृतिक संपदा बिखरी हुई थी। सुंदर सुंदर झरने, पहाड़, हरे भरे वृक्ष, लगता था जैसे स्वर्ग में आ गए हों। यहाँ से कुछ 50 किलोमीटर पर प्रसिद्ध क्योटी फॉल है, जो प्राकृतिक रूप से बने एक बहुत गहरे चौड़े कुएं जैसा है। वहीं एक किला है जो अब जर्जर अवस्था में है। मेहता, आप एक गाइड का रोल बड़ी ही अच्छी तरह से निभा लेते हो। चलेंगे कभी घूमने? यह मेहरोत्रा था। जी सर, जरूर। अगस्त का महीना था। पर्वतों की चोटी चूमती हुई बदलियां ऐसे उड़ती फिर रही थीं मानो नई नवेली दुल्हन शर्माती हुई अपने पिया के इर्द गिर्द मंडरा रही हो। सुंदर सुंदर सुई की भांति नुकीले और एक के साथ एक जुड़े हुए पहाड़, जिनमें से होकर संकरा पतला सा रास्ता निकाला गया था। मेहता ड्राइव करते हुए बताते जा रहे थे, दोस्तों इधर कोई नहीं आता, बस यदि मिलेगा तो कोई लोकल आदिवासी, जंगल में रहने वाले इक्का दुक्का ग्रामीण परिवार, जिन्हें न खाने का शूर है न पहनने और बोलने का, पर दिल इनके सरल और बिल्कुल खरा सोना है। यह रास्ता अलग से बांध पर जाने वाली सरकारी गाड़ियों के लिए ही बनाया गया है। यहाँ से कोई आधा किलोमीटर दक्षिण दिशा पर एक अजीबोगरीब छोटी सी खंडहर होती हुई आकर्षक गढ़ी है। अभी हम उत्तर दिशा की ओर जाने वाले हैं। कोई 4 किलोमीटर पर एक खूबसूरत बांध आने वाला है। किसी को लघुशंका जाना हो तो यहीं पर निपट लेते हैं। अच्छा रोको जरा। मेहरोत्रा पहले उतरे, फिर एक एक करके सब नीचे आ गए। मेहरोत्रा 10-20 कदम चले। लघुशंका के दौरान हवा का एक तेज झोंका आया। उन्हें मानो तेज तमाचा पड़ा हुआ गए। मैंने भी बहुत इंतजार किया है। एक बेचैन सी फुसफुसाहट आई। उनका लघुशंका का वेग वहीं थम गया। मारे भय के कौन है? यह कैसी आवाज थी? इतना तेज धक्का तमाचा था या हवा का वेग? वे पागलों की तरह बड़बड़ाए। फिर ठीक से चारों ओर देखा, कुछ भी न था। वे कुछ दूर थे, अतः किसी ने न देख पाया कि क्या हुआ। वापस लौटते हुए उन्हें दीपक दिखा। अरे दीपक, तुम्हें भी लगा कि तेज हवा के झोंके तमाचे जैसे लग रहे हैं? नहीं तो सर, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। फिर वे सोच में गुम आकर सबके साथ अपनी सीट पर बैठ गए। मेहता, कमल और दीपक को बताते हुए ड्राइव किए जा रहे थे। यह बघेलखंड का इलाका था। 2 दिनों की छुट्टियां पड़ रही हैं, फिर परसों से ऑडिट में लग जाएंगे, इसलिए इतना समय है हमारे पास मस्ती के लिए। हाँ क्यों नहीं। चिंता झटकते हुए मेहरोत्रा का ऊंचा ठहाका गूंजा। उन्होंने पीछे रखे बोतलों के क्रेट की ओर आंखों से अर्थपूर्ण इशारा किया। मेहता कभी इस बांध पर केबिन टेक्नीशियन हुआ करते थे और मेहरोत्रा उनके अधिकारी। इन दोनों का खाने के साथ पीने तक का कई बरसों का साथ रहा था। इस इलाके में पोस्टिंग के दौरान फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये दोनों अपना तबादला करवाकर दूसरे ऑफिस में जा पहुंचे थे। उसके बाद इतने वर्षों के अंतराल पर यह टीम ऑडिट के लिए आई थी। जैसे जैसे जीप आगे बढ़ती जा रही थी और भी घुमावदार रास्ते मिलने लगे थे। एक तरफ खाई थी तो दूसरी तरफ काले, स्लेटी, सुई की तरह नुकीले, नंगे मगर बेहद चित्ताकर्षक पहाड़ थे। इसे छुइया घाटी कहते हैं। अब बस चढ़ाव ही चढ़ाव था। कभी जीप दाएं घूमती, कभी बाएं। बिल्कुल संकरे, अंधे मोड़ थे। कमल और दीपक आश्चर्य से दोनों ओर निहार रहे थे। वहां यदि आप लोगों के साथ न आते तो इन नजारों से वंचित रह जाते। नीचे तलहटी में माचिस की डिबिया सी कारें, मोटरें, ट्रक चल रहे थे। हरितिमा युक्त पहाड़ की धरती की ऊंची नीची सतह के चारों तरफ बलखाती नागिन की तरह बहुत लंबी अलसाई सर्पिल सड़क पड़ी हुई थी। चंद क्षणों में वे बांध पर पहुंच गए थे। 18 दैत्याकार गेटों वाला बांध, समस्त द्वारों के ऊपर बनी हुई सीमेंट की एक लंबी सड़क, दोनों ओर काफी ऊंचाई वाली लोहे की जाली से कवर्ड छोटी उभरी हुई बालकनियां। इनमें से एक ओर क्षितिज तक अगाध नीली जलराशि दिख रही थी।
दूसरी ओर विशाल काय लगे स्टील के बने द्वारों से फेन युक्त झरता श्वेत धवल जल था। इसी बीच न जाने क्या हुआ कि मेहरोत्रा को चक्कर सा आया। वे डैम के खुले पार्ट में थे, सबसे आगे, कि उनके पैर उठ गए धरती से। ऐसा लगा अब गिरे तब गिरे। क्या हुआ सर? तीनों ने झपट कर उन्हें पकड़ लिया। पीछे से मुझे कौन धक्का दे रहा है? यह सुनकर वे हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। यहां तो और कोई नहीं। सभी लगभग 2 घंटे तक टहलते रहे। अब तक 4 बज चुके थे। हल्की बूंदें गिरने लगी थीं। बारिश तेज होने के डर से वे वापस निकल पड़े। दोस्तों बताइए, जिस रास्ते से आए थे वह शॉर्टकट है, उसी से चलें, वरना बारिश में इस खतरनाक घाटी में पहिए स्लिप होने का डर है। मेहता मजाक कर रहा था। चलिए, जहां चलना हो, मेहरोत्रा ने कहा। अब तक उन्होंने थोड़ी पी ली थी। मौज में चलते हुए सभी दक्षिण दिशा की ओर मुड़ गए और खंडहर हो रही उस गढ़ी में जा पहुंचे जैसे कोई चुंबक उन्हें खींच लाया हो आ गए। बहुत इंतजार करवाया। एक जोर का तमाचा फिर से पड़ा। फुसफुसाहट के साथ इस बार स्वर बेहद कड़े थे। मेहरोत्रा चौंके। उन्होंने चारों ओर देखा, कहीं कोई न था। तब तक मेहता, कमल और दीपक आगे बढ़ चुके थे। परकोटा टूटने की हालत में था। भीतर कुछ कक्ष थे जो खंडहर हो रहे थे। फिर बाईं ओर मुड़ने पर सुंदर सा एक हॉल था। यह अभी भी सही सलामत था। कहते हैं यह गढ़ी प्राचीन समय में यहाँ के आदिवासी जागीरदार ने अपनी जागीर के निरीक्षण के लिए बनवाई थी, मगर अब यहाँ कोई नहीं आता। यह भूत प्रेतों का अड्डा बन गया है। डरा रहे हो या सच्चाई है? कमल ने सिहरते हुए पूछा। जी नहीं, सच्चाई है। यह हॉन्टेड हाउस के नाम से भी फेमस है, मेहता हंसा। हॉल में हल्का अंधेरा था। शाम और रात एक दूसरे से खेलती छिपती हुई नजर आ रही थीं। कभी शाम छिप जाती तो कभी रात। तभी मेहरोत्रा, जो भयभीत होकर सबके साथ रहने की कोशिश कर रहे थे, अचानक उछले और जमीन पर आ गिरे, जैसे किसी ने उन्हें अपने मजबूत हाथों से पटक दिया हो। हमें यहां नहीं आना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा, गलती हो गई, स्वर गूंजे। और उस दिन गलती नहीं हुई थी जब तुमने मेरी आबरू लूट कर मेरी आधी मरी हुई देह को गड्ढे में दबा दिया था। तब गलती नहीं हुई थी तो तुम कौन हो? क्या रज्जो हो? मेहरोत्रा फटी फटी आंखों से देख रहे थे। तमाचा पड़ने से उनके मुंह से खून बहने लगा था। सामने गले हुए मांस वाला अति भयानक आकार खड़ा था, मगर शायद यह केवल मेहरोत्रा को ही दिख रहा था। तथा तुम तो मर गई थी। मैं मर गई थी या तुमने मुझे जिंदा दफन कर दिया था? गलती हुई थी मम। मैं वासना में अंधा हो गया था। कांपता हुआ, पसीने में डूबा मेहरोत्रा खड़ा खड़ा ही पुनः गिर पड़ा और धरती पर लेटा हुआ गिड़गिड़ाने लगा, रज्जो मम कहे, मुझे माफ कर दो। कैसे माफ करूं? मैं मरी नहीं थी, जिंदा थी। तुम मुझसे प्यार करते थे। इसी बात का धोखा देकर यहां मुझे घुमाने लाए थे, याद है? स्वर भारी हो गए थे। फिर मना करने के बाद भी कितनी गिड़गिड़ाई थी कि मैं तो तुम्हारी ही हूं। ये सब शादी के बाद। पर तुम तो पहले ही शादीशुदा थे, खेल रहे थे मेरे साथ। मेरे संग कितना वहशीपन किया। मुझे अधमरा कर दिया नोच नोच कर। मैं प्यार नहीं करता था, यह सच है, पर तुम्हारा सुंदर रूप देखकर मेरी नीयत बदल गई थी। अब क्या हो सकता है? मुझे माफ कर दो रज्जो। मेहरोत्रा अदृश्य दिशा में देखते हुए सर पटक कर माफी मांग रहा था। आज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज रज्जो। मेहता, कमल और दीपक भयभीत होकर थरथराते हुए हाथ बांधे खड़े थे, जैसे मेहरोत्रा की मदद करने के लिए उसके पास जाएंगे तो वह अदृश्य रूह उन्हें भी झपट्टा मार लेगी। बताओ इन्हें कि मुझे जिंदा ही कहां दबाया था तुमने? यह मेहता तो उस दिन 5 घंटों तक पीकर धुत पड़ा हुआ था, जब तक इस मेहरोत्रा ने अपना खेल खेल लिया। इसने मुझे बहन बनाया था अपनी, मगर मेरी राखी की लाज न रख सका। मैंने कहा भी था कि एक चौकीदार की अदना सी बेटी को तुम बहन बना लोगे, पर निभा नहीं पाओगे। अदृश्य स्वरों में भयंकर घृणा थी। ये कौन थी? इसने क्या कहा है तो हमने नहीं रिकॉर्ड, मेहता ने सोचा। वह हैरान अधिक और भयभीत कम था। तभी मेहरोत्रा के साथ सभी को एक खौफनाक साया अंधेरे में हिलता डुलता नजर आया। सबकी घिघी बंध गई। उनके सर और माथे से पसीना बहकर एड़ी तक आने लगा। कदम मानो चिपक गए थे। जबान तालू से चिपक गई। मेहता ने भयभीत होकर सोचा, एक पल के लिए यह तो मेरे प्लान में न था। गारे यह कौन है? मैं तुम्हारी बहन रज्जो की रूह। वह रो रही थी करुण स्वरों में। मेहता का चेहरा काला पड़ गया था। वह बेहद शर्मसार दिखने लगा। बोला, तुम्हें क्या पता? उस काले दिन के बाद से मैंने पीना छोड़ दिया है। चल अब बता, मुझे जहां गाड़ा था तूने। अकेले ही मैं 4 घंटे तक जीवित उस मिट्टी के नीचे दर्दनाक स्थिति में तड़पती रही। तब जाकर मेरे प्राण निकले उठपता। मेहरोत्रा लड़खड़ाता हुआ उठा और एक ओर चला, जहां एक छोटा सा चौबारा था। फिर बीचों बीच कच्ची धरती पर गिर पड़ा। यहां मैंने उसे, कोई निकालो उसे। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। रेप और हत्या दोनों का गुनाह है मेरे सिर।
अब तो कबूल किया मैंने, गलती थी मेरी वह, मेरी जान बख्श दो रज्जो। तब तक इशारा करने पर कमल और दीपक फावड़ा कुदाल ले आए। कोई 2 फीट खोदते ही एक लड़की का कंकाल निकल आया। इस बीच पुलिस भी आ चुकी थी। यह एक सोचा समझा प्लान था जो कमल और दीपक ने खेला था। ये दोनों पुलिस अधिकारी थे और मेहता के साथ मिलकर प्लान बनाकर यहां तक ऑडिट के बहाने से मेहरोत्रा को ले आए थे। मेहरोत्रा के सारे बयान रिकॉर्ड हो चुके थे। तभी एक पागल सा दिखने वाला बूढ़ा आदिवासी हंसने लगा। मेहरोत्रा को हथकड़ियों में देखकर, मेरी बेटी को न्याय मिल गया आज। मैं सालों से भटक रहा था, मेरी किसी ने सुनी नहीं, मगर आज मेरी बेटी को मुक्ति मिलेगी। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। ये चौकीदार है? कमल ने पूछा। हाँ वही है। मेहता के गले से फंसे स्वर निकले। जब जीप में तीनों बैठे तो दीपक बोला, प्लान तो कारगर रहा। लड़की के द्वारा टेप किए गए स्वर भी डराने वाले रहे, पर मेहरोत्रा गिरा कैसे? एक बार तो पतली काली रस्सी का सहारा लिया गया था, दूसरी बार वह भय से गिरा। गिल्टी फील करता है जो वह भीतर से कमजोर भी होता है, डरा हुआ भी। बस जरा सी ऐड लगाई, नहीं कि भर भरा कर आ गिरा धरती पर। वह साया किसका था और मेहरोत्रा को तमाचे किसने मारे? यही तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं। कहीं वह सचमुच तो नहीं आ गई थी? कमल ने प्रति प्रश्न किया। क्या यह सच्ची में भुतहा गढ़ी है? दीपक हंसने लगा। अभी भी कोई शक है तुम्हें? मेहता ने अपना सर थाम लिया। जरूर उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली थी, नहीं तो वह सचमुच ही ना आ जाती। इतना कुछ पता होता तो बहन की राखी का हक पहले ही अदा करने आ जाता। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। क्या आपने कभी किसी खौफनाक जंगल के बारे में सुना है, जहां हर कदम पर खतरा महसूस होता है, जहां अंधेरे में कोई अदृश्य शक्ति आपकी ओर बढ़ती है और हर आहट पर दिल की धड़कन बढ़ जाती है? यह जंगल सिर्फ नाम से नहीं बल्कि अपनी भूतिया उपस्थिति के लिए भी कुख्यात है। यहां वो सच्चाइयां दबी हुई हैं जिन्हें जानकर आपके शरीर में झुरझुरी दौड़ जाएगी। कुछ कहते हैं कि इस जंगल में कदम रखने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते। क्या यह सच है? क्या यह जंगल वाकई भूतिया है या फिर यह सिर्फ एक डरावनी कहानी है? जैसे ही सूर्यास्त होता है, इस जंगल में कुछ अजीब और खौफनाक घटनाएं शुरू हो जाती हैं। भूतिया आवाजें, जंगल के अंदर से आती खतरनाक आहटें और कुछ ऐसे रहस्यमय साए जो रात के अंधेरे में कभी भी सामने आ सकते हैं। इस जंगल में चलने की हिम्मत आप रखते हैं, क्योंकि इस जंगल की कहानी वही जान सकता है जो इसके अंदर गया हो और जो कभी वापस न लौट पाया हो। तो क्या आप तैयार हैं उस खौफनाक जंगल में कदम रखने के लिए, जहां अंधेरे में छुपी हुई शक्तियां आपकी राह देख रही हैं? दीदी, यहां तो गुलदार भी हैं, नंदू ने सिहरते हुए कहा। आर्या ने भाई का हाथ और कसकर पकड़ लिया। फिर वे भागने लगे। एकदम घुप अंधेरा था, हाथ को हाथ भी नहीं सूझ रहा था। जंगल बेहद डरावना था। कभी भेड़िए की, कभी सियार की सिहरन पैदा करने वाली आवाजें दूर से आ रही थीं। कभी लगता कि कोई जानवर बिल्कुल पास की झाड़ियों में छिपा बैठा है। अगल बगल की पगडंडी पर पड़े पत्ते चर चर की आवाज करते तो आर्या और नंदू कांपने लगते। उन्हें लगता कि चलने की इस आवाज से जानवर को पता न लग जाए, लेकिन बिना आवाज के चलना भी संभव नहीं था। आर्या 11 बरस की और उसका भाई नंदू 9 बरस का था। उन दिनों उनके पिताजी फॉरेस्ट विभाग में विशेष पद पर उत्तराखंड में तैनात थे। नवरात्रि की अष्टमी का दिन था। यात्रा लगती थी पास ही के पहाड़ पर। घर घर से लोग यात्रा और मेला देखने जाने की तैयारी कर रहे थे। सुबह से ही पड़ोस के अंजू और विनय भी जाने की बात कह गए थे। आर्या की मम्मी पिछले 15 दिनों से नाना की तबीयत खराब होने के कारण मामा के यहाँ गई हुई थी। फिलहाल परिवार में पिताजी, आर्या, नंदू और बूढ़ी दादी ही थे। नंदू मेला जाने के लिए बहुत उत्साहित था। वैसे नाम तो नंदू का था, पर आर्या को भी कम उत्सुकता नहीं थी। पिताजी बोले, नहीं, कोई नहीं जा रहा। मेरी ड्यूटी आज साइट पर लगी है, रात में भी शायद ही लौट पाऊंगा, सो दादी के साथ घर पर ही रहना। अकेले कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। कड़े निर्देश देकर वे चले गए। नंदू ने भोजन भी नहीं किया और मायूसी से बिस्तर पर पड़ गया। अंजू आई तो आर्या ने उसे बता दिया कि वे नहीं जा सकते। तब विनय और उसकी मम्मी आए। विनय की मम्मी बोली, अगर हो सके तो बच्चों को मेरे साथ भेज दें। बच्चों का बड़ा मन है ना बहू, मैं नहीं भेज सकती। इनके पापा ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ये घर पर ही रहें, दादी ने कहा। अम्मा, आप भी चली चलो, बच्चों का बड़ा मन है। कल से कितनी बार तो बोल चुके हैं, ऐसी विशेष चढ़ाई नहीं है, आप चढ़ सकोगी, उन्होंने कहा। दादी ने बड़ी देर तक सोचा, फिर पोता पोती की खातिर तैयार हो गई। बोली, बहू होती तो वह इन बच्चों को जरूर ले जाती। ये बेचारे मायूस ना हो, इसलिए किसी तरह चलूंगी। इन बच्चों का मन है तो इनका दिल कैसे तोड़ सकती हूं, पर मेरे घुटने जवाब दे जाते हैं। तुम सबको मेरे साथ रुक रुक कर चढ़ना पड़ेगा। अंजू की मां ने सहमति जता दी। तय हुआ कि दोपहर 2 बजे तक निकला जाए, क्योंकि यात्रा का समय गोधूली बेला से थोड़ा पहले यानी शाम 5 बजे का था। सब एक साथ चले।
पर दादी से पहाड़ जल्दी चढ़ा नहीं जा रहा था, इसलिए वे रुकते और चलते इसी तरह आगे बढ़ते रहे। एक जगह दादी की हालत बहुत खराब हो गई। सब आधे घंटे बैठे रहे। अंजू की मां ने थोड़ी देर दादी के घुटनों की मालिश की, फिर वे आगे बढ़े। अब बच्चों को अफसोस होने लगा। बेकार ही अपनी जिद में दादी को परेशान किया। ना आते तो ठीक होता। अब तो सभी काफी ऊपर आ गए थे। वापस जाते तो ऊपर जाने से ज्यादा देर लगने वाली थी, इसलिए मन मारकर चढ़ने लगे। एक तरफ नंदू उन्हें सहारा दिए हुए था, दूसरी तरफ आर्या। यात्रा के समय तक पहुंचने पर अपार खुशी हुई। बड़ी बड़ी रंग बिरंगी पालकियां, उनमें बिठाई गई भगवान की मूर्तियां। पालकियों के डंडों को लोग अपने कंधों पर थामे हुए थे। छत्र, चांवर, धुआं करते हुए बड़े बड़े धूपदान और पंखे, भजनार्थियों के गीत और जय जयकार का माहौल था। मीठा खुशबूदार प्रसाद, जिसके स्वाद से मुंह में पानी भर आता था, हर ओर बांट रहा था। बच्चे अनेक बार प्रसाद खा चुके थे, मगर फिर भी प्रसाद के लिए हाथ बढ़ा लेते। दादी भी कहती, प्रसाद मांगने में कैसी शर्म। आर्या और नंदू को शिवजी और दुर्गा जी की भभूति भी मिल गई, जिसे आर्या ने अपने दुपट्टे के छोर में बांध लिया। दादी को सबने एक ऊंची जगह बैठा दिया था, ताकि उनके घुटनों को आराम मिल सके। फिर अचानक से ऐसी आंधी आई कि सब तितर बितर हो गए, मगर आर्या ने अपने भाई का हाथ नहीं छोड़ा। भगदड़ मच गई थी। विनय, अंजू की माँ और दादी कहीं, और आर्या और नंदू कहीं। शाम हो गई थी। न दादी, न विनय और न अंजू आपस में मिले। आर्या और नंदू ने उन्हें खूब खोजा, बहुत लोगों से पूछा, मगर कोई कुछ नहीं बता पाया। यात्रा खत्म होते ही लोगों को जाने की जल्दी पड़ी थी। फिर से आंधी पानी ना आ जाए, इस डर से भीड़ और भगदड़ और बढ़ गई। दादी ही कहती थीं, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां भीड़ और भगदड़ मचने की आशंका हो, विशेषकर धार्मिक स्थलों पर जहां बड़ी तादाद में लोग पहुंचते होते हो। सामान्य दिनों में जाना ठीक रहता है, और आज वही हुआ। कोई किसी की नहीं सुन रहा था। दोनों बच्चों ने सलाह की, कोई बात नहीं, दादी को उनके साथ चले जाने दो। हमने भी रास्ता देखा है, हम भी घर पहुंच जाएंगे। खूब प्यास लगी थी, सो एक नौले से चुल्लू भर भर पानी पिया, फिर उतरने लगे। ज्यों ज्यों उतरते जाते, त्यों त्यों निर्जन बियाबान बढ़ता जाता। क्या था ये? क्या लगता है कि हमने कोई गलत रास्ता पकड़ लिया। आर्या डरते डरते बोली, दीदी अब क्या करें? नंदू तो और भी ज्यादा डर रहा था। पगडंडियां सभी एक सी लगती हैं, अब वापस तो नहीं जा सकते ऊपर। पता नहीं कहां जा पहुंचे। थक गया हूं अब तो, जल्दी घर पहुंच जाएं। बस ऐसा करो दीदी। अच्छा, इस वाले रास्ते से चलते हैं। वह देखो, शायद अपना ही गांव दिख रहा है। ऊंचाई से रोशनियां दिखाई दे रही थीं। ठीक है दीदी, चलो। सामने एक बोर्ड उखड़ा पड़ा था, जिस पर लिखा था, गुलदार प्रभावित क्षेत्र, सावधान रहिए। दीदी, यहां तो गुलदार भी हैं, नंदू ने सिहरते हुए कहा। आर्या ने भाई का हाथ और अच्छी तरह से पकड़ लिया। फिर वे भागने लगे। जंगल बेहद डरावना था। इतने बड़े पेड़ थे चारों ओर कि उनकी फुनगियां तो दिखती ही न थीं। झाड़ झंखाड़ और ऊंची ऊंची घास के बीच 2 पग रखने भर की पगडंडी थी। कहीं एक और हजारों फीट गहरी खाई भी दिख जाती। वे दोनों उतरते हुए चले। थोड़ी ही देर में जंगल बेहद घना हो गया। अब तो रोशनियां भी गायब हो गई थीं। इतने भयानक और खौफ उत्पन्न करते जंगल में अपने आप को अकेला पाकर दोनों एक दूसरे से चिपक कर रोने लगे। देर तक रोते रोते आर्या को ख्याल आया, वह तो बड़ी दीदी है ना, उसे छोटे भाई को संभालना भी है और हिम्मत भी रखनी होगी। चारों तरफ चीड़ और देवदार के बड़े वृक्ष ऐसे लग रहे थे मानो दानव खड़े हुए हों। झींगुरों की झीं झीं, मेंढकों के टरटराने और उल्लू की हू हू के डरावने स्वर सुनकर बच्चों की बोलती बंद थी। गले प्यास से सूख रहे थे। कभी कभी बड़े जानवरों के स्वर भी आते तो और भी डर लगता। दीदी, लगता है हम तो फंस गए। नहीं भैया, हम पहुंचेंगे, तुम बिल्कुल मत डरो, आर्या ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। अंदर से बेहद भयभीत बहन ने अपने स्वरों पर काबू करते हुए भाई को दिलासा दी ताकि वह डरे नहीं। दादी कहती थीं कि तुम बड़ी बहन हो, यदि भाई को कभी तुम्हारे हौसले की जरूरत पड़े तो आगे तुम्हें ही आना पड़ेगा। क्या हुआ कि तुम मुझसे 2 ही बरस बड़ी हो? उसे दादी की सारी बातें याद आने लगी। मारे घबराहट और डर के मन ही मन उसने रोना चाहा, पर भाई और डर जाएगा, इसलिए चुपके से अपने आंसू पोंछकर इधर उधर देखने लगी। फिर चढ़ाई की जगह उसने उतरना ज्यादा उचित समझा। कहीं ना कहीं किसी गांव में तो पहुंचेगी, फिर देखा जाएगा। तभी बिल्कुल पास से अजीब और डरावनी आवाज सुनाई दी। यह कौन बोला दीदी? नंदू और आर्या कांप उठे। उनका एक एक रोम खड़ा हो गया। तभी दूसरी ओर से पलटकर जवाबी आवाज आई, पसीने से तर। बहन ने एक पल सोचा, यहां रुकना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। भैया भागो, वह फुसफुसाई।
और जहां तक हो सके बिना आहट के पग रखना। एक दूसरे का हाथ पकड़कर निशब्द मगर तेज गति से भागने लगे। उतरते हुए न जाने कितना भागे कि अचानक नंदू धड़ाम से गिरा। उसकी चीख निकल गई। पैर के नीचे अंधेरे में कोई पत्थर आ गया था। उसके साथ ही आर्या भी गिरी, क्योंकि वह उसका हाथ पकड़े हुई थी। दोनों के घुटने फूट गए थे। भयंकर जलन और दर्द हो रहा था। आर्या ने भैया के सिर पर हाथ फेरकर उसे चुप कराया। फिर उंगलियां घुटने तक गईं तो लगा कुछ चिपचिपा सा है। अंधेरे में अब उनकी आंखें भी अभ्यस्त हो गई थीं। देखा कि खून निकल रहा है। पास ही कहीं पानी बह रहा था। शायद वह पहाड़ से निकलता हुआ एक छोटा मोटा सोता था। आवाज सुनकर आर्या बोली, आओ। वे उधर बढ़े। टटोलकर उसने गीली लुगदी जैसी मिट्टी उठाई और दोनों के घुटनों पर खूब सारा लेप लगा दिया, ताकि खून बंद हो और दर्द भी कम हो जाए। फिर दोनों ने जी भरकर पानी पिया। तभी उसे याद आया, दादी कहती थी कि पानी की जगहों पर जंगल में जानवर भी पानी पीने आते हैं। उसे तेज बदबू भी आ रही थी, जैसे कोई शिकार किया हुआ मरा जानवर कई दिनों से सड़ रहा हो। दादी तो बताती ही थीं, और उसे पढ़ने का भी बहुत शौक था, इसलिए उसने किताबों से भी बहुत कुछ सीखा था। यहाँ पर पेड़ और भी विशालकाय हो गए थे। सामने देखने पर हल्की हल्की रोशनियां चमक रही थीं। दीदी, लगता है कोई गांव पास ही है। नहीं बुद्धू, ये जुगनू चमक रहे हैं। घरों की रोशनी तो बड़ी होती है। बहन हंस दी। बड़ों वाली हंसी। अच्छा। कोई नंदू आश्चर्य से ताली बजाने को हुआ। वह भूल गया कि घने जंगल में और भी जानवर हो सकते हैं, जो उनका क्या हाल कर सकते हैं। आर्या इधर उधर देख रही थी कि कहां जाए। तभी उसे दूर जलती हुई आग दिखी। इस खौफनाक जंगल में आग उसके मुंह से निकल गया। फिर लगा, आग है तो जरूर कोई ना कोई रहता होगा। चलो उस तरफ। दौड़ते हुए वे जाने लगे, लेकिन आग उतनी ही दूर होती जा रही थी। ये क्या चक्कर है, हम तो बहुत दौड़ चुके, थोड़ा और चलते हैं। यह सोचते हुए बहन भाई का हाथ पकड़े दौड़ने लगी। अब आग बिल्कुल समीप थी। ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थीं। पास ही श्वेतकेशा, श्वेत वस्त्रधारी, लंबे नाखूनों वाली, पोपले दांतों वाली बुढ़िया बैठी आग ताप रही थी। कुछ भुनने की खुशबू भी आ रही थी। बुढ़िया को देखकर बच्चों की जान में जान आ गई। बच्चों, तुम कौन हो? कुछ खाओगे? हाँ, बहुत भूख लगी है दादी। दादी? बच्चों, तुम मुझे दादी कह रहे हो? हाँ, आपकी तरह मेरी भी दादी हैं, तो आप भी हमारी दादी ही हुई ना, नंदू कहने लगा। आर्या ने भले ही उसके हाथ दबाकर इशारा किया न बोलने के लिए, मगर वह कहाँ मानने वाला था। तब तक चुपके से आर्या ने इधर उधर निगाहें डाल ली। जरा सी देर में आग की रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। उसने देखा कि बुढ़िया के पीछे हड्डियों के कई ढेर थे। कुछ बड़ी भी थीं, जैसे इंसान की हों। इधर उधर बिखरी हुई थीं कुछ खालें, उनके टुकड़े और मांस के टुकड़े। यहां तक कि उसके नाखूनों में भी हल्का सा खून लगा दिखा। वह मन ही मन भय से कांपने लगी। पता नहीं कौन है। इस नई जगह से उसका दिल भाग जाने को कह रहा था। इधर बुढ़िया बुदबुदाई, आह, मुझे दादी बनने का कितना शौक था, पर पूरा ना हो सका। कोई नहीं, शिकार फिर देखूंगी। उस बुढ़िया के भाव तेजी से बदल रहे थे। आज अष्टमी की रात है, साधना करने की जागृत रात। मैं तो तुम दोनों को खाकर अपनी खोई हुई शक्तियां जगाने वाली थी। क्या करूं क्या करूं, ये मुझे क्या हो रहा है दादी? कैसी ठंडक लगी दिल को बच्चों के मुख से दादी सुनते ही। उसने अपनी सटकी हुई खोपड़ी पर हाथ फिराया। लो बच्चों, मैं जो खा रही हूं वही तुम्हें दे सकती हूं, खाओगे? जी दादी, भूख तो बहुत लगी है। नंदू ने हाथ बढ़ा दिया। फिर सकुचाते हुए आर्या ने भी। झटपट से बुढ़िया ने जो दिया वह वे खा गए। भूखे थे और स्वाद का तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। दादी, आप क्या खा रही थी ये? नंदू बाल सुलभ जिज्ञासा से पूछने लगा। हो, ये फिर दादी कह रहा है, क्या करूं? खा जाऊं इन्हें, इनके खून से अपनी शक्तियां जगा लूं। खून पीकर मेरी बरसों की प्यास बुझ जाएगी। मैं अपना खोया हुआ यौवन प्राप्त कर सकती हूं। उसने अपने को उठा लिया। हाँ, मार डालती हूं इन्हें। कौन किसका हुआ है? अपने तो आजकल सगे होते नहीं, मैं कौन लगती हूं इनकी? होगी कोई और इनकी दादी। मुझे क्या दादी? आपने बताया नहीं। आपने अपना भोजन हमें खिला दिया, अब आप क्या खाओगी? भूखी ना रह जाना दादी। आपका घर कहाँ है? नंदू का मन हो रहा था खूब बातें करने का। वह ऐसे ही दादी से दिन भर सवाल जवाब करता था। उसे लग रहा था दादी के गले से लिपट जाए, जैसे वह अपनी दादी के गले से लिपट जाया करता था। उसे उनकी बहुत याद आ रही थी। और फिर दादी दादी दादी। लगता तू मेरा पोता बनकर ही रहेगा। मुझ जैसी क्रूर चुड़ैल का माथा फिर जाए, इससे पहले इन्हें यहां से भगाऊं। नहीं तो मेरी बुद्धि काबू में ना रही तो कहीं मैं इन्हें अपना भोजन ही ना बना लूं। भूखी अलग रह गई हूं, ज्यादा देर सहन कर नहीं पाऊंगी। हर छोटे बड़े जानवर, इंसान को खा जाने वाली चुड़ैल का मन पता नहीं क्यों बदल रहा था। शायद उस प्यारे से बच्चे को देखकर उसकी ममता जाग उठी थी। बच्चे जो तूने खाया
वह एक टिटहरी का मांस था। मांस वह मांस था। दादी, हम शाकाहारी हैं, कभी मांस नहीं खाते। आप भी शाकाहारी ही हो जाओ। नंदू की मासूमियत पर वह चुड़ैल रोने लगी। उसके पोपले गालों तक आंसू बह आए। इधर सुनते ही दोनों बच्चों के जी मिचलाने लगे। वे उल्टियों पर उल्टियां करने लगे। श्वेतकेशा उठी के सहारे से और उनके पास आकर उन बच्चों के सिर एवं पीठ सहलाती रही। कोई बात नहीं बच्चों, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूं। जैसे तैसे उनकी उल्टियां रुकीं, कुछ छींटे उनके कपड़ों पर भी आ पड़े। वे उसी बुढ़िया की गोद में सिर रखकर लेट गए। उनकी आंखें मुंद गई थीं। अब वह जो चाहे उनका कर सकती थी, मगर उसे याद आया दादी दादी। नहीं, मैं इनके साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकती। इन्होंने मुझे क्षण भर का ही सुख दिया दादी बनने का, यही बहुत है। मैं दादी का नाम बदनाम कैसे होने दे सकती हूं? इस समय मैं दादी हूं इनकी, वही व्यवहार मुझे करना चाहिए। फिर उसने अपना घुमाया और कुछ मंत्र पढ़े। एक ठंडी सांस लेकर दोनों के सिर पर हाथ फेरा और फिर बोल दिया। उसकी गोद खाली हो गई थी। एक ही पल में बच्चे अपने घर में अपने बिस्तर पर जा पड़े थे। उनकी नींद खुल गई। वहां दादी, उनकी अपनी दादी बैठी रो रही थी। अंजू और विनय की मां उन्हें कितनी देर तक सांत्वना देकर जा चुकी थी। पिताजी घर ना आए थे। दादी अकेली बैठी रो रही थी। उसके दुख का पारावार ना था। वह बड़बड़ा रही थी। ना मैं हां करती ना जाती, ना मेरे बच्चे खोते। अन रोते हुए उसने अपनी आंखें मूंद रखी थीं। ईश्वर से प्रार्थना किए जा रही थी। किसी आहट को सुनकर आंखें खोली तो देखा दोनों बच्चे दादी दादी करते अपनी सचमुच की दादी के सीने से लिपटे आ रहे थे। अरे तुम कब आए? ये छींटे कहां से पड़ गए बच्चों? हाथ पैर कितने गंदे हो रहे हैं, जैसे जंगल में लौट लिए हो। चलो हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो। उन्होंने साफ धुले कपड़े पकड़ाए दोनों को और साथ ही खुद भी चली उनके संग स्नान घर तक। श्वेतकेशा ने सबकी याददाश्त उतनी देर के लिए जो अनुभव हुए थे मिटा दी थी, लेकिन श्वेतकेशा ने उनके घर को भी देख लिया था। वह अब जब सब सोते रहते थे तो कभी कभी जब उसका मन होता आकर बच्चों के सिर पर हाथ फेर जाती और लाड़ कर जाती थी। आखिर उन्हीं बच्चों ने तो उसे दादी की पदवी दी थी। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। कभी कभी कोई जगह अपने अतीत की चीखें खुद बयां करती है। यह है उस खौफनाक बावड़ी की कहानी जो खून से सनी हुई है और न्याय की मांग कर रही है। कहते हैं कि यह बावड़ी कभी पवित्र मानी जाती थी, लेकिन कई साल पहले यहां हुई एक भयानक घटना ने इसे श्रापित और खूनी बना दिया। जिसने भी इस बावड़ी को अनदेखा किया उसने अपनी जिंदगी गंवा दी। रात के अंधेरे में यहां से आती रहस्यमयी आवाजें और दिखते साए बताते हैं कि वह आत्मा अब भी इंसाफ की तलाश में है। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या इस बावड़ी में छुपा है ऐसा सच जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी? आइए जाने उस बावड़ी का सच, जहां हर कदम पर मौत और इंसाफ की मांग करती आत्मा आपका इंतजार कर रही है। यह इंट्रो आपके दर्शकों को डरावने माहौल में डुबो देगा और वीडियो देखने के लिए मजबूर करेगा। जब प्रेम नारायण खरे नायब तहसीलदार का स्थानांतरण चंदेरी हुआ तो बच्चे बहुत प्रसन्न थे। अब तक वह पापा के साथ रहने के बजाय पुश्तैनी घर में दादी दादा के साथ रह रहे थे। माँ भी वहीं थी। प्रेम नारायण जी की तबीयत इन दिनों ठीक न होने से यह निर्णय लिया गया था। बच्चों की दादी ही पीछे पड़ गईं कि बहू बच्चों को अपने साथ रखो। फिर वे जल्दी ही अपने सरकारी क्वार्टर में शिफ्ट हो गए। सामने थाना था और निचली मंजिल पर उनकी कचहरी। निचली मंजिल के भी नीचे एक और गुप्त मंजिल थी जहां अनेक कक्ष थे। वहीं से एक रास्ता चौतरफा गलियारों में से होकर बावड़ी को जाता था और दूसरा रास्ता लंबे से भूल भुलैया अंधेरों में होकर गलियारों को पार करता किले तक जाता था। बड़ी भूल भुलैया सा था यहाँ का निवास। कोई नया आए तो पहले पहल तो डर ही जाए। बावड़ी के ठीक बीचों बीच में मंदिर। मंदिर से जुड़े हुए पानी पर तैरते संकरे से 4 रास्ते हैं मंदिर तक जाने के, जिनके दोनों ओर जालीदार पत्थर 2 फुटे परकोटे थे। बीच में छोटे से शिवालय में कोई मूर्ति नहीं थी। जब से ये खूनी हुई है तब से भगवान न जाने कहां अंदर ही गायब हो गए हैं। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी जो जाकर खोज लाए। अच्छे अच्छे पक्के तैराक भी इस बावड़ी में उतरने से भय खाते थे। कचहरी भी पुराने समय की थी। ऊपर कड़ी में राजाओं के समय का रस्सी से खींचकर डुलाया जाने वाला बड़ी सी झालर के साथ सिला गया गुलाबी मटमैले पीले कपड़े का पंखा लटकता था, जिसकी रस्सी खींचने के लिए एक चपरासी नियुक्त था। पंखे के नीचे नायब जी की कुर्सी होती थी। वहां दूर दूर तक लाइट नहीं थी। पेट्रोमैक्स या लालटेन चिमनियां जलाई जाती थीं उजाले के लिए, जिनको वही चपरासी जलाया करता था। सही समझे आप, यह परिसर किले के अंदर ही था। पहली मंजिल पर बने क्वार्टर में 3 बड़े बड़े कमरे थे, जिनमें फूलदार कटाव के झरोखे थे, पत्थर वाले। छत पर एक कोने में रसोई और टॉयलेट अलग से नए निर्माण किए गए थे। कमला,
नायब जी की पत्नी जब आई तो हैरान रह गईं। यह कैसा घर मिला है। एक लाइन से कमरे, छत पर द्वार खुलते हैं। एक कमरे से दूसरे तक जाना हो तो पहले छत पर आना पड़ता था। साथ ही छत से दिखती 3 मंजिल नीचे एक खुली, कोई 1.5 फुट लंबी, उतनी ही चौड़ी, खूब सी बड़ी बावड़ी। यदि बच्चा गेंद या कोई वस्तु फेंके तो सीधे बावड़ी में जा गिरे। इसी छत के एक कोने में संकरा सा द्वार था, जो उस खतरनाक संकरे से जीने से जुड़ा हुआ था, जो सीधे बावड़ी तक उतरता चला जाता था। पर उस हरिकाई से भरी पूरी बावड़ी में क्या करने जाना है, इसलिए नायब साहब, प्रेम नारायण जी को यही कहा जाता था, ने सीढ़ी वाले द्वार में मोटा सा ताला लगवा दिया और चाबी बॉक्स में सबसे नीचे रख दी। बच्चों को सख्त हिदायत हो गई, छत की मुढ़ेर पर चढ़ना नहीं तो सीधे जा गिरोगे बावड़ी में, बस इतना ही। चपरासी ने कहा, हुजूर बावड़ी शांत नहीं है, बच्चों का साथ है, चाहें तो शहर में भी क्वार्टर ले सकते हैं। मगर नायब साहब निडर होने के साथ ही दमदार गुर्दे के बने हुए थे। बोले, रहूंगा यहीं। दरअसल रात दिन जब भी कमरों से बाहर आना हो तो छत पर ही आना होता था। लंबी सी छत की मुढ़ेर में आधी ऊंचाई तक, अर्थात 2 फुट की ऊंची और उतनी ही चौड़ी चूने की बनी हुई दीवार थी। बस नायब साहब ने उस पर लोहे के सरिये की जाली और 2 फुट ऊंची लगवा दी। रात में भी निकलो तो वह भयावह बावड़ी जरूर दिखती थी वहां से। सुनिए ना, जब मैं बाथरूम के लिए निकली तो ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा सा साया इधर से उधर चला गया हो। एक रात 3 बजे कमला थर थर कांपती आईं और नायब जी के सरहाने खड़ी हो गईं। अंधेरे का भ्रम है और कुछ नहीं, इसलिए कहता हूं, किसी की ऐसी वैसी बातों पर ध्यान मत दिया करो। आज अंधियारी रात है ना, इसीलिए डर गईं। ये लो टार्च, इसे लेकर जाओ। नहीं, मैं तो अब नहीं जा पाऊंगी। उस रात के बाद कमला देर रात लघुशंका के लिए भी न अकेली निकलती, न ही किसी और को जाने देती थीं। बच्चों को उन्होंने समझा दिया था कि बिना उनके रात में छत पर न जाएं। ऐसा लगता था कभी कभी कि कोई और भी 5वां वहां रहता है। बावड़ी अमावस्या के दिन इतनी बलबलाती मानो समुद्र में ज्वार भाटा आया हो। मगर पति से अपना डर बताने पर उन्होंने कहा कि इसकी कोई झिर गहराई में ताल से जुड़ी है, तो वही हलचल इधर आ जाती है पानी के साथ। पर कमला जी विश्वास नहीं कर पाती, क्योंकि नायब जी की कचहरी नीचे ही थी, बच्चों का स्कूल भी पास ही था। इसलिए इस सुविधा को देखते हुए वह 3-4 किलोमीटर की दूरी पर शहर में रहने नहीं जाना चाहते थे। कमला को बिल्कुल पसंद नहीं आया था यह घर। उनकी छठी इंद्रिय हरदम उन्हें आगाह करती कि कुछ तो गड़बड़ है। बच्चे 2 थे, रमा और कार्तिक। रमा 12 की थी और कार्तिक 10 का। उनका एडमिशन हुआ तो रमा और सुधा की अच्छी दोस्ती हो गई। सुधा उनके साथ ही पढ़ती थी। सुधा कभी कभी इनके घर आ जाती। उसकी माँ शांता बहन जी प्राइमरी स्कूल में टीचर थीं। उनके आचार विचार शिक्षा कमला को पसंद आए और इस तरह उनमें दोस्ती हुई। माँ बेटी कभी कभी मिलने आ जाती। चाय मठरी चिप्स के साथ दोनों लड़कियों का खेल हो जाता, पढ़ाई भी हो जाती। इसी तरह दिन निकलने लगे। कार्तिक को गेंद खेलने का बड़ा शौक था। रोज शाम को स्कूल के खेल मैदान में तकरीबन 15 लड़के फुटबॉल का अभ्यास करते, जिनमें एक वह भी अच्छा खिलाड़ी था। उस दिन वह खेलकर गेंद उछालते हुए ऊपर आया। अपने कमरे की तरफ जाता हुआ अभ्यस्त हाथ गेंद को गोल गोल घुमा रहे थे कि एक ठोकर से गेंद उछली और सीधे बावड़ी में जा पड़ी। थी तो गेंद ही, पर इतनी जोर का धमाका हुआ मानो गोली चल गई हो। कार्तिक भी हैरान परेशान सा मुढ़ेर से झांकने लगा था। नायब साहब थे नहीं। कमला दौड़ती हुई आई और लड़के को मुढ़ेर की लोहे की जाली पर टंगा देखा। शायद वह देख रहा था कि गेंद किधर को डूबी, तभी उसे खींच लिया झट से। जरा देर होती शायद खिंचता हुआ बावड़ी में जा पड़ता। वे बहुत घबरा गई थीं। बावड़ी में ऐसा बवाल आया उस समय कि पानी 8-8, 10-10 हाथ ऊंचा उठा। फव्वारे से निकलते रहे देर तक और पानी एकदम खूनी लाल हो गया, जैसे खून से भर गया हो। नायब साहब आए तो बताया गया। साथ में चपरासी था। बैग उठाए बोला, हुजूर जब से आए हैं एक गड़बड़ी हुई है। हर अमावस्या इस खूनी बावड़ी में नारियल चढ़ता है। न हो नारियल तो साबुत सुपारी भी चढ़ जाती है, पर यह बलि देनी पड़ती है। यह राजा जहां सख्ती से पालन की जाती थी पहले, अब सरकारी आदेश है उसी आधार पर। क्यों है राजा जहां और सरकारी आदेश? ऐसा तो पहले कभी कहीं नहीं सुना जी। यह बहुत पुरानी बात है, अब तो सिर्फ किंवदंती ही रह गई है। कहिए तो सुनाऊं। वह उठंग बैठ गया, सुना दे। हुजूर जब राजा थे यहां तो उनकी एक बहुत सुकुमारी अपार सुंदरी बेटी हुआ करती थीं। न रानियों को न बेटी को कहीं गांव में घूमने की इजाजत न थी। सख्त पहरे थे। मगर एक दिन बेटी यहाँ के सबसे बड़े ताल ग्वाल सागर में डोंगी पर घूमती पाई गई। उनकी एक मछुआरे के संग दोस्ती हो गई थी। बेटी को ताल तलैया में सैर करने का बड़ा शौक था। रानी ने बहुत समझाया था बेटी को, पर वह नहीं मानी। बेटी के मन में खोट न थी। वह मछुआरा सिर्फ सैर करा देता था, बदले में मिलता था।
उसे एक चांदी का सिक्का। एक दिन राजा के सिपाहियों ने डोंगी पर ताल में सैर करते हुए बेटी को पकड़ लिया। बेटी चिल्लाती रह गई कि इसका कोई दोष नहीं है, पर बेटी को उतार कर ले जाकर महल में बंद कर दिया गया। उधर सिपाहियों ने राजा झां से उस मछुआरे को उसी ताल में फेंक दिया, गला काटकर। लेकिन बाद में पूरी बावड़ी खून से लाल हो गई। बाद में क्यों? बेटी दोषी नहीं थी, न ही वह मछुआरा। इसलिए इतनी दुखी हुई कि उन्होंने अन्न पानी त्याग दिया। बस पूजा भर करने इसी बावड़ी तक आती थीं, वह भी सेविकाओं के संग पहरे में। जब 5वां दिन आया तो जल चढ़ाने के पहले बेटी स्नान कर रही थी बावड़ी में। तभी उस मछुआरे का कटा हुआ सिर आ गया उनके हाथों में। उसकी फटी फटी खुली पत्थर जैसी स्थिर मृत आंखें बेटी को सवालिया निगाहों से देख रही थीं। बेटी घबराकर वहीं बेहोश हो गई। सेविकाएं ले गईं उठाकर। उन्होंने राजा से न्याय मांगा। जिसकी गलती है उसे दोषी करार देकर सजा की मांग की गई। पर यह खुद राजा ने ही करवाया था तो किसको सजा देते। बेटी ने बहुत न्याय मांगा, पर कोई सुनवाई न हुई। तब पिता के बदले बेटी ने स्वयं को सजा दे दी। उसी तरह बावड़ी पर जाकर अपना गला काटा और अपनी बलि चढ़ा दी। क्रुद्ध होकर उनका सिर और धड़ सभी बावड़ी में ही डूब गया। उस दिन अमावस्या रही। तभी से हर अमावस्या को वह बेहद गुस्से में आ जाती हैं। उन पर झूठा लांछन जो लगा था, उपाय सब कुछ किया, पर शांति सिर्फ बलि देने से होती है इस खून भरी बावड़ी में। बाद में राजा को पता चला तो उन्होंने अपना सिर पीट लिया। न बेटी की देह मिली न उस मछुआरे की। कहते हैं इसमें कई झीरें ऐसी हैं जो उस ताल तक जाती हैं। पहले इसमें बहुत पानी था, बारिश में लबालब भरती थी, लेकिन फिर जब से यह खूनी बावड़ी हो गई तब से उतना पानी नहीं आता है। फिर मरी हुई बेटी की आत्मा ने गुस्से में बहुत उत्पात मचाया। उनकी शांति के लिए नारियल की बलि देने का उपाय बताया गया। नारियल जीवात्मा का रूप माना जाता है ना, तब से हर अमावस्या को नारियल चढ़ता है बावड़ी में। पूजा है ये, वरना बेटी उत्पात मचाती हैं। फिर आज तो गेंद लगी उन्हें। हुजूर, कभी भी कुछ पड़े ना बावड़ी में, एक कंकर तक नहीं, वरना यह शांत नहीं होती। फिर मैं कल लाकर नारियल चढ़ा दूंगा। नायब साहब ने लंबा हूं कहकर विदा दी उसे, जैसे किसी सोच में डूब गए हों। पर मन में मनन चल रहा था, पता नहीं किस केस को लेकर। पीड़ितों को न्याय देना उनका रोज का काम था। तब तक कोई फरियादी कुछ लोगों के साथ गुहार करता हुआ नीचे आया था। लहूलुहान हुजूर माई बाप, सुन लें जरा देर बात करके वह सामने थानेदार को रिपोर्ट लिखाने चले गए। चलते चलते चपरासी कह गया था, न हो तो हुजूर आप शहर में रह लें। कमला ने फिर से यही दोहराया, हम यहां नहीं रहेंगे, रहेंगे यहीं। अपने बच्चों को काबू में रखो। कभी कुछ गलती से हो गया तो फिर क्या कर पाएंगे? पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। इतनी खतरनाक बावड़ी है हमारे ही घर में, कैसे न डरूं? पर नायब ने उत्तर न दिया। वे जाकर अपनी कचहरी के कागजात देखने लगे। उस पूरी रात बलबलाने भरभराने की आवाजें आती रहीं बावड़ी से। हाँ, अगली अमावस्या से ध्यानपूर्वक नारियल चढ़ने लगा, नियम से। कुछ समय ठीक चला। फिर उस एक दिन सुधा और सुधा की मां शांता जी रमा और कमला से मिलने आ गईं। सभी खुशी खुशी चाय नाश्ता कर रहे थे कि सुधा अनायास उठी और झूमने लगी। उसका असामान्य व्यवहार देखकर वे घबरा गईं। यह स्वाभाविक भी था, कोई भी यह देखकर घबरा सकता था। सुधा अनायास अलग सी मीठी आवाज में कह रही थी, मुझे इस लड़की की बलि दे दो। रमा समझी वह उसके साथ खेल रही है तो उसने पास जाकर सुधा को थप्पड़िया दिया। अब तो सुधा बिफरने लगी, हूं तू मुझे थप्पड़ियाए, इतनी तेरी हिम्मत। ये इसे क्या हो गया कमला जी? देखिए तो यह कैसे कर रही है। अरे ये क्या हुआ बेटी सुधा? मैं सुधा नहीं हूं। बेटी बेटी मत करो, इस शब्द से नफरत है मुझे। वह अपने सिर को झटके देकर जोर से चीखी। सामने रखे सामान कप प्लेटें फेंकने लगी। उसे भयंकर गुस्सा आ रहा था। एक कप उसने कमला जी के पीछे जा खड़ी हुई रमा की तरफ फेंका, जो जाकर कमला जी के माथे पर लगा था। खून बह निकला था। वह वहीं हाथ से घाव को दबाकर बैठ गई। उनके पूरे चेहरे पर और धरती तक खून ही खून हो गया था और कपड़ों पर भी छींटे आ पड़े थे। हाँ, अब मजा आया। खून देखकर अब मजा आया। मैं इतने दिनों से परेशान हूं, कोई मुझे न्याय क्यों नहीं दिलाता? अब देखना कैसे मैं सबके खून से बावड़ी को भरती हूं। शांता जी के आंसू बह रहे थे। बेटी इस दुर्दशा पर, उनकी वह इकलौती बेटी थी। इसे क्या हो गया? बस वह एक ही रट लगाए, उसे पकड़ने के प्रयास करने लगी। तभी वह चीखी, उठाकर पटक दूंगी, दूर मुझसे दूर हो। अब मैं बावड़ी पर जानो साथ हूं, चुपचाप मुझे वहां ले चलो। मैं बावड़ी के जल से स्नान करूंगी मां साहेब। पिताश्री को कहो मैंने अन्न पानी त्याग दिया है। या तो दोषी सजा दें, नहीं तो मैं अपनी देह त्याग कर खुद पर दोष ले लूंगी। कमला और सुधा बहुत ज्यादा डर गई थीं। सुधा का सौम्य रूप बिगड़कर भयानक हो गया था। चेहरा काला हो गया था। आंखें खून की तरह रक्तिम हो गई थीं
और बाल बिखर कर चेहरा ढके ले रहे थे, हाथ पैर ऐंठ रहे थे। मैं इस लड़की की बलि लूंगी। अब से मुझे हर बार एक लड़की की बलि चाहिए। मुझे न्याय दो। तुम लोगों ने मुझे जगा दिया। इस लड़की की बलि लूंगी। वह रमा की तरफ इशारा कर रही थी। यह देख रमा नीचे कचहरी को भागी। उसने पापा को सब हाल कह सुनाया। वहां उन्होंने एक परम ज्ञानी संत को न्योता दे रखा था। इसी समस्या के बारे बातचीत चल रही थी। शहर में मानस सम्मेलन चल रहा था। वे उसी में शामिल होने आए थे और तीसरी दुनिया की तमाम विद्याओं, तंत्र मंत्र के जानकार थे। चलो, कहाँ है वह? मुझे ले चलो। अब बातचीत का समय नहीं है। झटपट सीढ़ियां चढ़कर वे वहां पहुंचे जहां सुधा उत्पात मचाए हुए थी। उन्होंने गंगा जल, जो वे अपने रामनामी झोले में रखे थे, निकाला। बड़ी देर तक वे मंत्र पढ़कर उस पर छिड़कते रहे। सुधा अब सामान्य हो चली थी। तब तक उन्होंने इशारे से वहां गमले में लगा गुलाब का फूल मंगवा लिया था। उस गुलाब में उन्होंने उस खूनी बावड़ी की रूह को उतार लिया था। उसे उन्होंने पूजा की गंगा जली में बंद कर कसकर ढक्कन लगा दिया। बोले, अब इसकी मुक्ति के लिए गंगा किनारे ही जाकर पूजा पाठ करूंगा। तब तक यह मेरे झोले में कैद रहेगी। नायब जी, यह आपने अच्छा कार्य किया कि यहां से गए नहीं नए मकान में, वरना इस रूह का भला कैसे होता। वो तो आप मुझे इतने दिनों से पत्र लिख रहे हैं, इसलिए मैं सम्मेलन में आ गया। कल आपने चर्चा के दौरान अपनी समस्या गंभीर बताई, तब मैं आज आया, वरना इस लड़की को कुछ भी हो सकता था। यह हमारे मंतव्य को जान गई हो, इसलिए भी हो सकता है कि उत्पात मचाने आ गई हो। इन मामलों में कुछ कहा नहीं जा सकता। जब तक एक अभिमंत्रित गंगा जल का कलश मैं न भेजूं इस बावड़ी में छोड़ने के लिए, तब तक ध्यान रखिएगा कि एक कंकर तक न फेंके कोई गलती से। पर इसकी मुक्ति तो हो जाएगी ना? अब आप पक्का समझिए कि इसकी मुक्ति हो जाएगी, आप चिंता न करें। अगली अमावस्या पर देखते हैं सब कुछ सही रहता है या नहीं। मामा अंग बहुत आता है। मंत्रिक के जाने के बाद नायब जी बोले तो कमला और वहां मौजूद सभी लोग उन्हें देखने लगे जैसे अभी भी शक हो। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। कहानी उस लाश की जिसे न तो जमीन मंजूर करती है और न ही आसमान, जो 3 कब्रिस्तानों में दफनाई गई पर हर बार लौट आई इंसाफ मांगने। हर कदम पर मौत का साया, हर कब्रिस्तान में एक नया राज। क्या है इस लाश का सच? क्यों नहीं मिलती इसे चैन की नींद? क्या यह एक बदला है या कोई अधूरी कसक जिसने इसे भटकने पर मजबूर कर दिया? यह कहानी आपकी रूह को झकझोर देगी। एक लाश और 3 कब्रिस्तान। हम उसको किसी तरह दफना कर आए ही थे। हमारे हाथ पैर अभी तक कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था कि गश खाकर गिर जाएंगे। थकान नहीं थी मगर हिम्मत पस्त थी। कब्रिस्तान का खौफनाक सन्नाटा, उल्लू की और चमगादड़ों की चिचियाहट, फड़फड़ाहट, सियार का ऊपर मुंह करके कब्रिस्तान की चहार दीवारी के बाहर ही रुदन करना। रात्रि के 12 से ऊपर हो गए थे लौटते हुए। जरा सी आहट से ही दिल दहल जाता था, पर वहां तो आहटों का अंबार था। कभी लगता कि कोई ठीक पीछे खड़ा है, तो कभी बहुत सारे भागते कदमों की आहटें दूर से आती। कभी भीगे पत्तों, मिट्टी पर खसर खसर। मिट्टी खोदते हुए ऐसा लगता था कि कीड़े गज बजा रहे हों। पर उस एहसास को परे धकेलते हुए हमने 1-2 फुट का गड्ढा खोद ही लिया। खोदते न तो क्या करते, हमारे पास कोई चारा भी न था। ऐसे बुरे फंसे इस बार तो हम दोनों। जमीन खोदने में ही घंटा भर से ज्यादा लग गया था। वह तो ये संयोग की बात रही कि कुल्हाड़ी और सब्बल गाड़ी में ही पड़ा था। घर के बगीचे के पिछवाड़े में न जाने कब चिरौल का एक पतला सा पौधा वृक्ष बन गया। उसका मोटा हो गया था ना, मैंने देखा ही नहीं पहले। कैसे नजरों से चीजें छूट जाती हैं। अब जब दिखा तो किशन के यहां से औजार लाया। काटता रहा, फिर सुस्ताया, फिर काटा। किसी तरह खाली किया जमीन को। फिर वापस करने नहीं जा पाया। सोचा था कल कराऊंगा। आज ही रमेश के साथ इधर आना पड़ा। कंधे और कलाइयां टूट रही थी। कोई अभ्यस्त हूं नहीं ना इन कार्यों का। इधर रमेश को गामी में मना कैसे कर देता, और वह भी उसकी कमसिन सी साली की गामी में। गाधी हमने एक बड़े पेड़ की छाया में ऐसे लगाई थी मानो लगे कि कोई यात्री उतरकर लघु या दीर्घ शंका के लिए गए हों। हाँ। फिर मोबाइल की लाइट से खून के निशान चेक किए, जो मिट्टी के भी हो सकते थे, क्योंकि उस पूरे इलाके की नम लाल मिट्टी सफेद मारुति पर संदेहात्मक निशान बना रही थी। इसलिए समझ नहीं आ रहा था कि वे खून के ही थे, पर होने चाहिए। इसलिए गाधी में रखे क्लीनिंग टॉवल से अच्छी तरह मिटा दिए थे। तब धीरे से गाधी निकाली। आदमी मरा था, भरा पूरा 60 या 65 साल का तो रहा होगा जरूर। हमें कोई आधा किलोमीटर पीछे आना पड़ा इस कब्रिस्तान के लिए। मुझे याद था इस रास्ते में 3 कब्रिस्तान पड़ते हैं। 2 के लिए तो सड़क से हटकर 1 किलोमीटर तक अंदर जाना पड़ता है। तीसरा दूसरे के पूरी तरह भर जाने से उसी से सटकर बनाया गया था। वहीं से हाईवे निकलता है। बीच के त्रिकोण की जमीन पर है यह कब्रिस्तान। जब सर पर तलवार लटक रही हो तो खौफ नहीं लगता।
जब लाश आपकी गादी में पड़ी हो तो भी भय नहीं लगता। सबसे पहले उसे ठिकाने लगाने की बात दिमाग में घूमती है। यह सोचना पड़ता है कि क्या क्या करना होगा कि फंसे नहीं। पर कब्रिस्तान में प्रवेश करते ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए। बाहर थोड़ा फासले पर सियार ऊपर मुंह करके रो रहे थे। उन्हें पत्थर मारना, यानी कहा जाता है कि बुरी आत्माएं सियार या कुत्ते का रूप धर कर आ जाती हैं रोने के लिए ऐसे समय है। पर यह समय हमारा लाया हुआ नहीं था। हम तो अपने रास्ते जा रहे थे। आधी रात से पहले का वक्त था। फर्राटे के साथ गादी भगाए जा रहे थे। तभी पहले एक काली बिल्ली ने रास्ता काटा। रमेश मोबाइल पर अपनी बीबी को समझाए जा रहा था। वह थी कि रोए जा रही थी। न जाने कितनी देर से आंसू बहा रही थी। रमेश का फोन पर होना मेरा ध्यान भटका रहा था। गादी ड्राइव करते वक्त न तो ड्राइवर को न ही उसके साथ वाले को कभी मोबाइल का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही होगा। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। फिर हमारी तरह श्मशान या कब्रिस्तान ढूंढते फिरना पड़ेगा। श्मशान इसलिए नहीं क्योंकि रात्रि में शैतानी शक्तियां बलशाली रहती हैं, इसलिए दाह संस्कार कर नहीं पाएंगे। आग के लिए सूखी लकदद्दियां कहां से लाते, इसलिए सोचा इसे गड्ढे में दबाकर चलते बनेंगे। फिर कौन देखता है। हुआ कुछ इस तरह कि काव्या भाभी के घर से फोन आया था कि उनकी बहन की मृत्यु हो गई है, फौरन से पेशतर चले आओ। काव्या रमेश की पत्नी चूंकि गई हुई थी बीटीसी की ट्रेनिंग में। हम बीचों बीच रहते थे। उनका मायका रमेश के रहने की जगह से पश्चिम में था 50 किमी दूर, और ट्रेनिंग सेंटर था पूर्व में 80 किमी पर त्रिकोण बनाते हुए एक बीच का रास्ता भी था जो भाभी के यहां से सीधे उनके मायके को जाता था। उन्हें लेकर हमें उसी रास्ते से निकल जाना था और सुबह होने तक पहुंच जाना था कि यह बुजुर्ग हमारी कार से टकरा गया। न जाने कहां से चला आ रहा था। फिर हमारी 80-100 की स्पीड से चलती गादी के सामने से हाथ देकर रोड क्रॉस करने लगा। लोग पता नहीं क्यों इतनी स्पीड से जाती हुई गादी के सामने से निकलना चाहते हैं। उन्हें क्या जल्दी रहती है, 1 मिनट में तो गादी क्रॉस कर जाएगी। पर नहीं, जिंदगी को दांव पर लगाकर उन्हें कार मोटर से भी तेजी से सड़क पार करनी होती है। मैंने बहुत कोशिश की बचाकर निकलने की, लेकिन ब्रेक एकदम से कैसे लगते जब ऑब्जेक्ट मात्र 10 हाथ की दूरी पर ही हो। अब या तो मैं गादी मोद्ध देता तो वृक्षों की दोनों ओर लगातार कतार बनी हुई थी, उनसे टकरा कर गादी और बाढ़म मुद्ध पाए। ये जाते हैं, इसको वर्णन करना इतना आसान नहीं है। बस वह वोनट से लगा धद्दाक से और गादी के ब्रेक चिंचियाते हुए दूर तक उसे और गादी दोनों को घसीटते ले गए। मेरा भी मूड खराब सा था, कुछ इमोशनल सा हो रहा था। शायद कुछ उम्मीदें रही होंगी। नव्या के लिए मन में आस जगी होगी। शायद काव्या भाभी उसके रिश्ते के लिए मेरा नाम सुझा दें। अब उसी की मृत्यु की खबर सुन ली। नव्या रमेश की साली साहिबा हैं, अर्थात अब थीं, तो कुछ तंज तो मुझे भी होना ही था। रमेश के ब्याह में मैंने भी नव्या से खूब ठिठोलियां की थीं। नव्या हंसमुख, जिंदा दिल, सुंदरता के मामले में काव्या भाभी को भी पीछे छोड़ देने वाली युवती थी, जिसके सपने में कभी कभार देख लेता था। और मैं भी कोई कम न था। ऐसा काव्या भाभी भी कभी कभार कह दिया करती थी। दोस्त एवं दोस्ती की खातिर मैं गाड़ी के रमेश के साथ चलने को तैयार हो गया, चाहे मुझे अपनी बहन, माता या किसी रिश्तेदार को कुछ हो जाने पर गम न होता। और शायद मैं जाता भी नहीं, क्योंकि मैं ऐसा ही हूं। ऐसे समय छुट्टी न मिलने का बहाना बनाकर अपना समय और पेट्रोल बचा लेता। मगर रमेश मेरा पक्का दोस्त था। जब काव्या भाभी की शादी हुई थी तो 1 साल तक उनकी नौकरी न लगी थी। तब मेरी शामें रमेश और भाभी के साथ ही गुजरती थीं। खाता पीता था, बैठक लगती थी तो अब थोड़ा हिस्सा उनके गम में बंटाने का भी बनता है ना। वैसे भी साली तो दिलो जिगर का टुकड़ा ही बन जाती है। वह भी दोस्त की साली की एक मुस्कान पाते ही दिल बल्लियों उछलता है। इसलिए एक आध बार मैं काव्या भाभी को लिवाने भी रमेश के साथ गया था। तो हुआ ऐसा कि रात 8:30 बजे फोन आया कि नव्या नहीं रही। सुनते ही मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। निकला इतना ही कैसे, कुछ दुर्घटना घट गई। हमें सुबह जल्दी ही पहुंच जाना है, साथ ही जाते हुए काव्या को भी ले लेना है। हाँ, आता हूं। पहले रमेश ने सोचा था काव्या को क्यों बताना, अंतिम संस्कार में शामिल होकर लौट आऊंगा, पर मैंने ही सुझाया। उसे तब ख्याल आया भाभी की तो बहन है, उनका जाना तो रमेश के भी पहले बनता है। वह 15 मिनट तक तो फोन पर मुझसे ही बात करता रहा और 15 मिनट तैयार होने में मुझे लगे, 15 मिनट मुझे उसके पास जाने में लगे, बाकी 9:30 उसने निकलने में बजा दिए। अब हम रास्ते पर थे कि इतनी रात को यह घट गया। वैसे मैं जब गड्ढा खोद रहा था तो सोच रहा था घटना देर रात घटी, इसीलिए हम किसी के द्वारा देखे नहीं गए, वरना गवाही देने 100 खड़े हो जाते। अब हम उसे कब्रिस्तान में गाड़ आए थे तो निश्चिंत सा फील कर रहे थे, जबकि हमें सोचना यह चाहिए था कि जो मरा है उसके अपने कितने परेशान एवं दुखी हो जाएंगे उसके न होने, एक एक्सीडेंट में यूं प्राण गंवा देने की वजह से। उसकी पत्नी
बेटे बेटियों के बारे में हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि वे एक बार उसका अंतिम दर्शन करना चाहेंगे। इंसानियत के नाते भी नहीं सोचा कि वह घायल हुआ है तो पहले हम अस्पताल ले जाते, डॉक्टर को दिखाते तो शायद वह बच जाता, लेकिन हमने तो उसे ले जाकर दबा दिया। हो सकता है उसमें एक आध सांस बाकी रह गई हो। जिस तरह से वह ऐंठ रहा था, सबसे बढ़कर हमें खौफ था उसके बच जाने का कि हमें फांसी न चढ़वा दे वह। इसलिए हम उसे कब्रिस्तान में दबा आए। किसी रूह, किसी आत्मा से उस वक्त हमें डर नहीं लगा। अब हम मुक्त अनुभव कर रहे थे। जहां से लौटे थे कब्रिस्तान जाने को, वहीं फिर पहुंचे। जैसे ही हम उस जगह को वापस क्रॉस करने लगे तो सामने वही सफेद कुर्ते पाजामा पहने खिचड़ी बालों वाला आदमी पड़ा था, ठीक बीचों बीच सड़क पर, हाथ पैर फड़फड़ाता ऐंठ रहा था। जहां ठोकर लगने के बाद वह गिरा था। यह देख मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। मेरे दिमाग पर हजारों हथौड़े बरस रहे थे। यार रमेश, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ सच में यार, इतनी जल्दी यह बुड्ढा मिट्टी में से निकल कर आ गया कैसे? अब क्या करें? लेकिन मरा हुआ जिंदा कैसे हो सकता है? हो सकता है मरा ही ना हो, हमने बेहोशी में ही उसे यहीं क्यों आया, उसी जगह पर मर रहा है फिर। अब मुझे क्रोध और चिड़चिड़ाहट हो रही थी। शायद अपने घर को भागा हो, पर यहां तक आते आते गिर गया। घायल होने के बावजूद इतनी शीघ्र भाग लिया। नहीं, शीघ्र नहीं। हमने गाड़ी साफ की, औजार साफ किए, ड्रिंक भी किया। तब तक कुछ समय लग गया होगा। अब चलो, इससे पहले कोई वाहन आए और इसे और हमें देख ले, हम उठाकर डिक्की में डाल लेते हैं, फिर देखते हैं। उन्होंने झटपट कार्य को अंजाम दिया। फिर फर्राटा भरने लगी गाड़ी। काव्या के पास पहुंचने से पहले ही इस काम को अंजाम देना होगा। तभी रास्ते में दाईं ओर कुछ क्रॉस और कब्रें दिखने लगीं। उनकी आंखों में चमक आ गई। अब तक 1 या 1.5 बज चुके थे। अब उन्हें एक बार फिर गड्ढा खोदना था। दोनों ने मिलकर बूढ़े को निकाला डिक्की से। एक बार उसकी सांस और नब्ज चेक की। बिल्कुल शांति थी। देह भी बर्फ सी ठंडी थी। आश्चर्य है, अभी तो हाथ पैर फड़फड़ा रहे थे, अभी देह इतनी ठंडी वे भाग गए। कब्रिस्तान के अंदर जाने का गेट चुनचुर्रर करता खुल गया। हाथ रखते ही जगह चयन करने के लिए इधर उधर देखा तो 2 कब्रिस्तान एक दूसरे से सटे हुए थे। उधर पीछे वाले कब्रिस्तान में लगा कि एक गड्ढा सा है। एक ने दूसरे को उंगली से मौन रहते हुए उधर चलने का इशारा किया। वह बूढ़ा अचानक 80 साल से भी ऊपर दिखने लगा था। यह देखकर दोनों घबराए। हमारी आंखें उबली पड़ रही थीं। बूढ़ा उनके हाथ से छूटते छूटते बचा। वे भागे उधर और उसे किनारे पर रखकर हाथ के सब्बल एवं कुल्हाड़ी से गड्ढे को गहरा करने लगे थे। कल हुई बारिश के कारण जमीन खुदती गई। दोबारा उसे गड्ढे में डाल पाते कि कब्रिस्तान में भयानक जलजला सा आने लगा। आसपास खड़े प्रेतों की तरह खड़े पेड़ों की पत्तियां हवा से खड़खड़ा रही थीं। धूल मिट्टी तेज चलती हवा के साथ उड़कर बगुले बना रही थी। चारों ओर चमगादड़ उड़ रहे थे, अपने बड़े बड़े डैनों को फैलाए चीख रहे थे। हमारे हाथ पैर कांपने लगे। भय और माहौल की वजह से रमेश और मेरी आंखों में पर्दा सा छा गया था धूल का। मिट्टी नम होते हुए पता नहीं बगुलों की तरह कैसे उड़ रही थी। तभी एकाएक चीख पुकार और रोने की आवाजें आने लगीं। मुझे बचा लो कोई है। एक स्त्री स्वर बुरी तरह रो रहा था। अब रमेश भयभीत होकर पूछ रहा था, भागो। फिर किसी तरह गिरते पड़ते हम कार में बैठ लिए। लेकिन यह क्या, कार जरा देर चली और बैक होने लगी। मेरा कोई भी वश नहीं चल रहा था स्टीयरिंग पर। हमने कोशिश की कि लौटा लें, पर कुछ भी न कर सके। उसी कब्रिस्तान तक जाकर कार रुक गई। अब हम समझ गए थे कि जरूर कोई तो चक्कर है। तभी हमें वह बूढ़ा झूमता हुआ आता दिखा, जैसे कोई शराबी चले या फिर जैसे लाश। अब हमारा मस्तिष्क कार्य करना बंद कर चुका था। हम हनुमान जी का नाम लेकर प्रार्थना करते, कुछ ऐसा खोज रहे थे जो हमें बचा ले। आशा तो थी नहीं, पर तभी हमारे हाथ वह ताबीज आ गया। हम जैसों के पास वह कहां से आता। मगर पिछली बार काव्या भाभी को छोड़ने गए थे, तभी रास्ते में उन्होंने एक मंदिर में दर्शन किए थे। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें एक ताबीज दिया था प्रसाद के साथ। कहा था कि इसकी जरूरत पड़े तो प्रयोग कर लेना। तो क्या उन्हें पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है? फिर शायद भाभी ने गाड़ी की केबिन पॉकेट में उसे रख छोड़ा होगा। ताबीज हाथ में लेकर कुछ सोचते, तब तक वह बूढ़ा हमारी खिड़की तक आ गया था। वह बुरी तरह हाथ पटक रहा था। हम फिर उतरे। इस बार हमने तय किया था कि वह ताबीज उसे छुआ देंगे। यदि तीसरी दुनिया का चक्कर होगा तो अवश्य ही रुक जाएगा यह घटनाक्रम। इसके पहले ही वह झूमते झूमते कब्रिस्तान की ओर भागा। अब वह आगे आगे और हम उसके पीछे पीछे। गेट तो खुला ही था। समझ में आ गया वह उस गड्ढे तक जा रहा था। शायद वह तीसरी बार चाहता था कि हम उसे दफनाएं, जिसमें हम उसे पटक तो दिए थे पर मिट्टी नहीं डाल पाए थे। आंधियां, चीखें, सनसनाहटें सब वैसे के वैसे ही दिख रहे थे। चमगादड़ भी उड़ रहे थे। यहां तक कि एक सफेद कबूतर हमारे बराबर ही उड़ने लगा, पर हमसे कुछ दूर था। हम पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था।
वह गड्ढे के किनारे तक पहुंचने ही वाला था। इधर वह शुरू से ही मेरा एक हाथ जकड़े हुआ था, शायद ताबीज के प्रभाव के लिए। तभी कहीं से एक आवाज आई। उसने कहा, इसे यदि तीसरी बार दफना दिया तो उसी के जैसे हो जाओगे। उसे श्राप है। यदि उसे 3 लोग 3 बार ऐसे ही दफना देंगे तो वह उनकी शक्ति छीनकर शैतानों का शैतान बन जाएगा। एक बार वह पहले ही कर चुका है। यह अब तुम आखिरी हो। जल्दी के कारण उसने इस बार इकट्ठे 2 लोगों को चुना है। ताबीज छुआ दो ताकि शैतानी शक्तियों का नाश हो जाए। रमेश ने दौड़कर वह ताबीज उसे छुआ दी। शायद यह सफेद कबूतर कह रहा था, जो आकर उनके बराबर उड़ने लगा था। भले ही विश्वास तो नहीं हो रहा था, मगर और कोई चारा था नहीं। वह तीसरी बार कब्रिस्तान में थे। ताबीज छुलाते ही वह कटे पेड़ सा वहीं जमीन पर गिरा। गड्ढा उस बूढ़े से मात्र 2 ही फुट दूर था, पर बाल बाल बच गए कि उसकी एक उंगली तक गड्ढे में नहीं गई थी। दूसरी बात यह कि वह कबूतर पता नहीं कहां उड़ गया। अब नहीं था। हम 3-4 फुट दूर हो गए उसके गिरते ही, और ताबीज को तथा एक दूसरे के हाथ को कसकर जकड़े रहे। तभी आसमानी बिजली जैसी सनसनाती रोशनी आई और बूढ़े को खाक कर गई। फिर जोरों की बारिश हुई। हम दोनों सोचने समझने की शक्ति खो चुके थे, बस भीगते हुए देखे जा रहे थे। फिर पानी उसकी राख को बहा ले गया, मगर गड्ढे से विपरीत दिशा में। गड्ढे में उसका एक अंश भी न जा पाया था। हमने एक गहरी सांस ली और लौट पड़े। हम 3:30 बजे जब काव्या भाभी के पास पहुंचे तो वे बिना खाए पिए चिंता में बैठी थीं। रोने से उनकी आंखें सूज रही थीं। फिर हमने स्नान किया, थोड़ा बहुत खाया भी, मगर उन्होंने कुछ भी मुंह में नहीं डाला। आखिर उनकी छोटी बहन की गमी का समाचार था। वे कैसे खाती, मन ही न था। फिर हम आगे उनके मायके चले। 6:30-7 बजे तक हम वहां पहुंच गए। घंटी बजाई तो नव्या ने ही द्वार खोला। हम हैरान थे और थोड़े खुश भी। नव्या की मृत्यु का समाचार था और वही द्वार खोल रही थी। उसे शायद पता नहीं था कि हम किस हाल में यहां तक पहुंचे थे। जब उसके पिताजी आए तो वे हाथ जोड़कर बोले। इसके सिर पर काग बैठ गया था। पुजारी जी ने कहा कि कम से कम 5 लोग आ जाएं फेरे के लिए, तो इसका दोष दूर हो जाएगा, वरना मृत्यु समान कष्ट होने के कुअवसर होते हैं। निदान करना जरूरी था। तब तक नव्या हम सभी के लिए जलपान ले आई थी। मैं सबसे ज्यादा खुश था। नव्या अब मिल सकती थी, गई नहीं थी ऊपर। और क्या चाहिए, मैं आज ही उसका हाथ मांगने की योजना बनाने लगा। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। तो दोस्तों, यह कहानियां यहीं पर समाप्त होती हैं। आप सबने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार। इन कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं कौन सी कहानी आपको जय अछिला की ओर, किसका रोल आपको बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही कहानियां लेकर मैं आपको जल्द मिलूंगा। तो दोस्तों, मुझे जरूर फॉलो कर दीजिए ताकि अगली कहानियों का आपको पता चले। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलूंगा नई कहानी के साथ।